हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण 4 लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम 2 से 3 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि ज्यामितीय समवायवता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज्यामितीय समवायवता की परिभाषा देखेंगे, फिर इसके बाद इसके उदाहरण को भी जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है ज्यामितीय समवायवता में कि यह समवायवता केंद्रीय धातु आयनों के चारों ओर लिगेंडों के विभिन्न ज्यामितीय वितरण के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो ज्यामितीय समवायवता है प्यारे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो लिगेंड की जो विभिन्न ज्यामितीय वितरण होता है उसके कारण यह ज्यामितीय समवायवता उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसकी मेन परिभाषा क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जब दो उपसंयोजक यौगिक के अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं परंतु केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगेंडों की स्थितियां भिन्न भिन्न होती है तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समवायवी कहलाते हैं तथा यह घटना ज्यामितीय समवायवता कहलाती है। इसमें यह कहा जा रहा है प्यारे बच्चों परिभाषा में कि दो उपसंयोजक यौगिक के अणु सूत्र और संरचना सूत्र दिखने में क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के जो चारों तरफ जो लिगेंड उपस्थित होते हैं उनकी स्थितियां क्या होती है प्यारे बच्चों, अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, ज्यामितीय समवायवी कहेंगे। और यह जो घटना हो रही इन घटना को प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे, ज्यामितीय समवायवता कहेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उदाहरण देख लो। तो उदाहरण में यहाँ पर देखिए मैंने जैसे में बताया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया प्लेटिनम Cl2, फिर इसके बाद कोष्टक में NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारा क्या उप संयोजक यौगिक है। ठीक है, और इसमें देख रहे हो जो प्लेटिनम है यानी जो Pt ये हमारा क्या केंद्रीय धातु परमाणु है, बाकी क्लोरीन और एमीन ये हमारे क्या है लिगेंड है, और यह लिगेंड क्या होंगे, इस प्लेटिनम से जुड़े होंगे। ठीक है, तो इसकी अगर संरचना बनाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हो प्लेटिनम हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होगा, इसको बीच में रखेंगे और इसके चारों तरफ लिगेंड लगा देंगे। तो दो क्लोरीन है दो एमीन है, तो प्यारे बच्चों अगर हम क्या करें दो क्लोरीन को इस साइड लगा दें और दोनों एमीन को इस साइड लगा लें तो ये देख रहे हो कि ये दोनों क्लोरीन एक साइड है और ये दोनों एमीन एक साइड है, तो सेम ग्रुप सेम साइड होगा। तो प्यारे बच्चों उसे हम कहेंगे सिस फॉर्म या समपक्ष समवायवी कहेंगे। और इनकी स्थितियां प्यारे बच्चों कितने अंश की होगी, 90-90 अंश की होगी। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे से 90-90 अंश के कोण पर स्थित होंगे। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो प्यारे बच्चों वो सिस फॉर्म होता है या फिर उसको हम कह सकते हैं समपक्ष समवायवी कहेंगे। ठीक है, अगर यही प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एमीन को इधर कर दूं यानी कि इसको घुमा दूं यानी कि इसको रोटेट करा दूं तो ये एमीन इधर चला आएगा, ये क्लोरीन इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर वही चित्र देखिए बना दिया है, तो ये क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर हो गया, ये एमीन इधर है और ये एमीन इधर है। तो ये सेम ग्रुप प्यारे बच्चों देख रहे हो एक दूसरे क्या है, अपोजिट साइड है। यहाँ पर भी ये सेम ग्रुप एक दूसरे क्या है, अपोजिट साइड है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये जब विपरीत दिशा में होंगे एक दूसरे से तो ये कितने कितने अंश के कोण पर स्थित होंगे, 180 अंश के कोण पर स्थित होंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो ये प्यारे बच्चों जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाता है तो ऐसे समवायवता को हम लोग विपक्ष समवायवी या फिर ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नोट पॉइंट में बता दिया है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसे सिस फॉर्म कहा जाएगा, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसलिए हमारा क्या सिस फॉर्म या समपक्ष समवायवी है, और यहाँ पर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ट्रांसफॉर्म होगा या फिर इसे विपक्ष समवायवी कहेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया फिर बच्चों आपको ज्यामितीय समवायवता। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में देखिए कहा जा रहा है कि प्रकाशिक समवायवता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में ज्यामितीय समवायवता और प्रकाशिक समवायवता दोनों 100% पूछा जाता है, इन दोनों में से कोई एक जरूर। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं प्रकाशिक समवायवता। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि जब दो उपसंयोजक यौगिकों के अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं परंतु उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है
तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या होंगे, प्रकाशिक समवयवी कहलाते हैं तथा यह घटना प्रकाशिक समवयवता कहलाती है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब दो उपसंयोजक यौगिक होंगे, दोनों संरचना सूत्र और अणुसूत्र दोनों क्या होंगे, दिखने में समान होंगे, लेकिन उनका जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो व्यवहार होगा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक समवयवी कहेंगे तथा यह जो घटना होगी ये इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक समवयवता कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो उदाहरण में कि ये हमारा क्या है, ये जो एथिलीन डाई एमीन है इस साइड है और एक अकेला इधर है। ठीक है, और हमने क्या किया, बीच में जब दर्पण लगा दिया यानी शीशा लगा दिया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, पहले बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये प्रतिरूप यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इसका व्यवहार क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो ये प्यारे बच्चों देख रहे हो कि ये इस दिशा में चला गया यानी ये घूम करके इधर चला गया और ये दोनों घूम करके इधर आ गए। तो इधर से ये बाएं साइड आया है और ये किधर गया, दाएं साइड। तो ये दाएं साइड घुमाते इसलिए इसको डी यानी प्लस फॉर्म कहेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहेंगे। और ये देख रहे हो प्यारे बच्चों ये घूम करके किधर आया, बाएं साइड आया है, तो इसलिए हम लोग इसको एल या एल फॉर्म कहेंगे या फिर माइनस फॉर्म कहेंगे और इसको हिंदी में वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, प्रकाशिक समवयवी कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में आपको अंतर बताना है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो कॉलम बनाया, एक में लिखा है डीएनए और दूसरे कॉलम में लिखा आरएनए। ठीक है, तो डीएनए में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि यह केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि डीएनए को कहा जा रहा है कि यह केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आरएनए कहा जा रहा है कि इसमें कि यह मुख्यतः कोशिका द्रव में पाया जाता है। यानी कि आरएनए प्यारे बच्चों कहाँ पर पाया जाता है, कोशिका द्रव में मुख्यतः पाया जाता है। लेकिन डीएनए हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव में जो क्रोमेटिन तत्व पाया जाता है उसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए, तो उसमें यह पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट इसका अंतर देखेंगे, इसमें देखिए कहा जा रहा है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। यानी कि डीएनए में क्या पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, लेकिन आरएनए में क्या पाया जाता है, केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद तीसरी पॉइंट देखिए कहा जा रहा है कि डीएनए में जो क्षार होते हैं प्यारे बच्चों कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन होता है। तो प्यारे बच्चों डीएनए में 4 टाइप के क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। लेकिन आरएनए में भी 4 तरह के क्षार होंगे, लेकिन बस क्या होगा, इसमें साइटोसिन की जगह पे आरएनए में क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ देखिए लिखा गया है कि आरएनए में क्षार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा यूरेसिल होता है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट देखेंगे, चौथी पॉइंट में देखिए कहा जा रहा है डीएनए में कि यह आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डीएनए है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, आनुवंशिक गुणों को, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए के जो गुण होंगे प्यारे बच्चों, मतलब जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक गुणों को क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर आरएनए क्या कार्य करता है, इसका जो कार्य होता है प्यारे बच्चों ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये रहा आरएनए में डीएनए और आरएनए में अंतर। अब एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी देख लीजिए। और इन चारों में से प्यारे बच्चों कम से कम 3 क्वेश्चन तो 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि किलेट या किलेटीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, यानी कि आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, किलेट या किलेटीकरण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों ये 2 से 3 नंबर के सभी क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे ही। ठीक है, तो इसमें देखिए किलेट या किलेटीकरण कहते किसे, इसकी परिभाषा देखिए। कहा जा रहा है कि जब कोई द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर किसी वलय या रिंग का निर्माण करता है तो ऐसे लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड कहते हैं तथा इससे बनने वाला संकुल यौगिक किलेट कहलाता है और इस क्रिया को किलेटीकरण कहते हैं। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जब कोई द्विदंतुक लिगेंड हो या फिर बहुदंतुक लिगेंड हो, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ करके एक वलय या छल्ला या रिंग का निर्माण करता है तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहेंगे, किलेटिंग लिगेंड कहेंगे। और इससे बनने वाला जो नया उप सहसंयोजक यौगिक होगा या फिर जटिल यौगिक कहिए या फिर संकुल यौगिक कहिए, उसे हम क्या कहेंगे, संकुल यौगिक कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो नया यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, संकुल यौगिक यानी संकुल यौगिक कहेंगे। और इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, किलेटीकरण कहा जाएगा।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण में कि ये हमारा क्या है, बिस एथिलीन डाइएमीन कॉपर सेकेंड आयन का ये उदाहरण है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी हमारे क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। और इस केंद्रीय धातु परमाणु से ये सभी लिगेंड आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक छल्ला या वलय या रिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, किलेट या किलेटीकरण कहलाएगा और इसके ऊपर +2 आयन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो हमारे 4 महत्वपूर्ण जो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।